आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ इसको सॉल्व करिए और देखिए कि आप इन 20 एमसीक्यूज में से कितने सही करते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो पाए और आपके कॉन्सेप्ट आपको पता चले कि कितने क्लियर हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहला है हमारा, इफ ए इक्वल्स टू 2 raised to the power 7 इंटू 3 raised to the power 10, b इक्वल टू 2 cube इंटू 3 raised to the power 7, फाइंड एच सी एफ ऑफ ए बी। ओके, तो देखिए आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, जब भी आपको एच सी एफ पूछेगा तो आप क्या करेंगे, लोएस्ट वैल्यूज को लेंगे। ओके, ध्यान रहे लोएस्ट वैल्यू को। और अगर एलसीएम पूछे तो मैक्सिमम या लार्जेस्ट वैल्यू को लिया जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन भी पावर की फॉर्म में है, तो देखिए यहाँ पे 2 की कौन सी पावर लोएस्ट है, तो 2 की पावर 3 लोएस्ट फॉर्म में है बिकॉज 7 से लोएस्ट है। और 3 की कौन सी पावर लोएस्ट है, तो 3 की पावर 7। तो जो हमारा एच सी एफ आएगा वो भी यही आएगा, क्या, 2 raised to the power 3 इंटू 3 raised to the power 7। तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं आगे। ठीक है, काफी सिंपल था, आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही होगा। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। यहाँ पे लिखा है, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, तो आपको यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है। ओके, और ए का आपको रिलेशन दे रखा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ऑलरेडी गिवन है, मतलब इनका रेशियो इक्वल है, ये फिक्स है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो आपकी कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, जबकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं, तो ये कंडीशन तो नहीं होगी, तो आप इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट है, गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट लास्ट में जाते हैं, गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं, ऐसा बोला गया। तो देखिए बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, क्योंकि हमें ये चीज तो फिक्स कर रखी है ना, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, इसमें भी है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, सी वाले ऑप्शन में भी है। आगे का आपको नहीं बताया c1/c2 इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे लग सकती हैं, तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि डी ऑप्शन में दोनों की बात करी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, coordinates of the midpoint of line segment joining the points a 3 comma -1, b 7 comma 5 are 5a comma 2b, the value of a plus b is। मिड पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दे रखा है a, जिसके नंबर है हमारे 3 कॉमा -1 कोऑर्डिनेट्स, और एक है b जिसके दे रखे हैं 7,5। ओके, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है और इसको बिल्कुल मिड से एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5a कॉमा 2b। आपको बताना है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो जब भी मिड पॉइंट की बात आती है तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 प्लस y2/2। ओके, अभी x1 y1 क्या है, तो ये x1 y1 हो गया, और नेक्स्ट होता है आपका x2 y2। बीच में जो मिड से डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट्स होते हैं x और y, और रेशियो है मिड पॉइंट में 1:1 होता है, तो फॉर्मूला इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं, तो x की वैल्यू है 5a, x1 की वैल्यू है आपकी 3, x2 की वैल्यू है 7/2, 5a इक्वल्स टू 7 प्लस 3 हो जाएगा 10/2, ये कैंसिल हो गया 5 आया, डिवाइड में जाएगा 5 ये a वाला, तो 5/5 आया, आपका आ चुका है 1। ओके, ऐसे ही y के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये 5 की वैल्यू है 2b, नेक्स्ट y1 की वैल्यू है -1, y2 की वैल्यू है 5/2, 2b इक्वल्स टू 5 - 1 होता है 4/2, 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स,
ये 2 इधर मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो ये भी आ गया 1। ओके, तो ए और बी की वैल्यू हमें निकल चुकी है। हमें फाइनली सॉल्व करना था ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 ए की थी, बी की भी 1 थी, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ये पेपर तो बेसिक का है, लेकिन ये आपके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट में आपसे क्या रखा है, द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0 हैज। अब एक इक्वेशन दी है और आपसे पूछा गया इसके कैसे रूट्स होंगे, ठीक है। तो इक्वेशन है आपकी 3x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो कि होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ स्क्वायर वाला टर्म तो दिया हुआ है, बट नेक्स्ट जो एक्स वाला टर्म है वो नहीं दिया है। वो नहीं दिया तो मतलब ये 0 इंटू एक्स होगा। और लास्ट वाला टर्म दिया है 12। ओके, जो लास्ट वाला कॉन्स्टेंट टर्म होता है इसको सी बोलते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन से, तो ये वैल्यू है ए, ये वैल्यू है बी, और ये वैल्यू है सी। ओके, तो ये बात आप सभी को क्लियर है। अब हमें जब भी रूट अगर निकालना है ना, तो हम डी को चेक करते हैं। डी क्या होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ वैल्यूज को रखते हैं, तो b की वैल्यू हमारी है 0, उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 12। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 4 3 ज़ा 12 और 12 12 ज़ा होता है 144। अब 0 में से 144 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 144। अब देखिए d की वैल्यू अगर माइनस में आई है तो ये क्या बता रहा है कि जो d है हमारा वो ये लेस देन 0 है, बिकॉज साइन माइनस का आ रहा है ना। तो लेस देन 0 में जो कंडीशन होती है वो आप बोलते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, 0 पे आप बोलते हैं इक्वल रूट्स। अगर d इक्वल टू 0 आता है तो हम बोलते हैं इक्वल रूट्स। ओके, और अगर आपका ग्रेटर देन 0 आएगा तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आ जाता है, रियल एंड इक्वल रूट्स, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ओके, तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन है आपका बी वाला। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आप सभी कंडीशन को जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट पे आते हैं। इन द गिवन फिगर, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी होल्ड्स। तो अगर आपको पैरेलल दे दे कोई भी लाइन, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में ऐसे करके पैरेलल दे दे किसी साइड के, ठीक है, इस तरीके से दे दे, या यहाँ पे पैरेलल दे दे, ठीक है, तो आप यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी जानते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के होगा। तो यहाँ पर आप चेक करना, यहाँ पे कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं दिख रहा है जो इस तरीके से है, ठीक है। तो अब हम एक चीज और चेक कर सकते हैं, सिमिलैरिटी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम मैं ट्राइंगल ले लूँ, इन ट्राइंगल ए डी ई, और दूसरा ट्राइंगल ले लूँ ए बी सी, ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये पूरा वाला ट्राइंगल। ओके, तो इसमें आपको जब ऑलरेडी यहाँ पे पैरेलल दे रखा है, तो जब दो साइड पैरेलल होती है तो उसको जोड़ने वाली लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो ये वाला एंगल होता है वो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ए डी में ये वाला एंगल इधर ए बी सी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर हमारा एंगल 2 है। ओके, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नेक्स्ट इधर से अगर देखा जाए तो ये एंगल मान लीजिए 3 है और ये एंगल 4 है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू भी एंगल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सेम रीजन। तो दो एंगल से भी बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए डी ई जो है वो हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी के। ओके, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो सारी जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग उनका रेशियो ले सकते हैं। और यहाँ साइड ही दी थी, तो देखिए ए डी जो साइड है छोटे वाले ट्राइंगल में बड़े वाले ट्राइंगल ए बी के साथ रेशियो में है। ओके, और दूसरी साइड जो ए ई है वो बड़े वाले ट्राइंगल ए सी के साथ रेशियो में है। ओके, और इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। और थर्ड वाली भी हमारी इक्वल होती है, बट थर्ड दी नहीं है, तो हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे। ये रिलेशन आपको कहाँ दिख रहा है, आप उसको टिक कर देंगे। तो ये रिलेशन आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ओके, तो ध्यान रहे ये चीज। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी सर्कल में कोई लाइन दो पॉइंट पे कट करके जाए, ठीक है, तो दो पॉइंट पे अगर कट करती है तो उसको बोलते हैं सेकंड। ओके, आपने पढ़ रखा है इस चीज को। और अगर एक पॉइंट पे कट करती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ओके, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनता है 90 का एंगल, जो कि हमसे पूछा नहीं है बट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। 10.1,
और एक सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं आउटर पॉइंट से, और उनकी लेंथ बराबर होती है थ्योरम 10.2 से। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच कर रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे क्या रखा है, 10a = 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन सेक ए। ओके, तो 10a की वैल्यू 3/4 दे रखी है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, बेसिक मेथड से करते हैं। जो एंगल आपको देता है आप यहाँ रखा करिए उसे, एक्यूट एंगल को हम, ठीक है, यहाँ रख लेंगे, यहाँ भी रख सकते हैं बट यहाँ रखेंगे, क्योंकि सामने परपेंडिकुलर आ जाएगा, नीचे बेस आ जाएगा और इस साइड हाइपोटेनस आ जाएगा। ठीक है, अब tan किसका रेशियो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, तो ये रहेगी 3, और नीचे बेस की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगी 4। ओके, आप किसी वेरिएबल के साथ इसको लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो के फॉर्म में दे रखी है, बट हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि वो कट जाता है। ठीक है, तो 3/4 हो गया। अब हाइपोटेनस हम यहाँ निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड किया 25, उधर हाइपोटेनस का स्क्वायर इधर आएगा तो आपका स्क्वायर रूट बनेगा, ये होता है 5 का। तो h की वैल्यू आ गई है 5। ओके, थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन सेक है। देखें, इससे पहले आप आगे बढ़े तो मैं आपको एक डायरेक्टली बता सकता हूँ कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, हमारा 1 होता है। अब थीटा की जगह एंगल ए भी लिख सकता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर भी ए भी दे तब भी उसका आंसर 1 ही तो होगा। तो मैं डायरेक्टली इसको ऊपर 1 लिख दूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, तब भी आ जाएगा आंसर। बट अगर आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी चीज़ें तो आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। ऊपर का जो सॉल्यूशन करने वाला पार्ट है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सेक ए नीचे आ रहा है। अब सेक किसका रेशियो होता है, तो सेक आपका रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो कॉस होता था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है 5, ओके, अपॉन बेस। अब जब नीचे वाला पार्ट अपॉन होता है तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4/5। ओके, 4 × 1 = 4 हो जाएगा ना, तो 4/5 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा अगला आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। 8 में क्या कहा है, a car is moving away from the base of 30-meter high tower. The angle of elevation of the top of the tower from the car at an instant when the car is 10√3 meter away from the base of the tower is. Okay, अब यहाँ से कार उसके बेस से दूर की तरफ जा रही है, आगे, अवे मतलब आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी एक इंस्टेंट पे इस कार से, जो ये कार है, ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, वो आपका बनेगा यहाँ पर, कोई भी एंगल हो सकता है, हमें नहीं बताया रखा है तो हम उसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, एलिवेशन क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो ये है बेस और जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच में बनता है। ठीक है, जो टॉप की तरफ आता है। अब आपको ये बोल रखा है व्हेन कार इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। तो बेस ऑफ टावर ये पॉइंट था, बी पॉइंट इसको बोल देते हैं। और कार आपकी यहाँ पे आ चुकी है, तो इसका जो वैल्यू दे रखा है डिस्टेंस का, वो दे रखा है 10√3 मीटर। ओके, आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए, थीटा के सामने ये होता है परपेंडिकुलर, नीचे होता है बेस, तो ये रेशियो होता है 10 का। तो 10 थीटा इक्वल्स टू 30/10√3। ओके, बिकॉज पी अपॉन बी होता है। अब 10 से 30 कट गया 3 टाइम्स। देखिए, अब 10 में ये कोई वैल्यू आपको रेशियो में नहीं दिखाई देगी, आप टेबल देखेंगे तो इसको आपको करना पड़ेगा रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो रेशनलाइज करने के लिए जो रूट का नंबर होता है उसकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अगर मैं 3 की √3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 3√3, और √3 इंटू √3 हो जाएगा √9, जो कि बाहर आके 3 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आप आराम से देख सकते हैं कि सामने √3 मिलता है, और √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है हमारी 1060 की वैल्यू। 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा हमें निकालना था एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि आ चुका है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ओके, रखें। व्हेन डिग्री मीजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल 90 डिग्री, द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। अगर जो सेंटर पर एंगल बन रहा होगा किससे, एक आर्क से। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए एक आर्क है, मैंने एक आर्क ले ली ए से बी तक। ठीक है, ये आर्क होती है ना, सेंटर पे एंगल बना रही है कितने का, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, आपको इस करस्पॉन्डिंग से आना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम सभी जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे 90 दे रखा है, उसको रख देंगे,
पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 9 फोर सा, तो ये आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। बहुत आसानी से आप बी वाला ऑप्शन चुन लेंगे। अगर आपको 90 का एंगल मिलता है तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, 90 का एंगल मिलता है तो वो हमारा 1/4 पार्ट ही होता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट का एरिया डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अगर 90 का एंगल देता है तो, बिकॉज ये 90 90 करके 4 पार्ट में डिवाइड होता है ना, तो एक पार्ट आपका 1/4 पार्ट ही तो होगा, ओके। देन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच क्लास मार्क of the class interval 30 minus x is 36, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, क्लास इंटरवल दे रखा है आपको 30 से x तक, ओके। बीच में माइनस नहीं है, ये क्लास इंटरवल है, ध्यान रखें, जल्दीबाजी नहीं करें, ये माइनस नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारी क्लासेस ऐसे लिखते हैं ना, 10 से 20, 20 से 30, तो ये बीच में जो होता है वो बस बता रहा है इंटरवल है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं आगे। तो ये आपको क्लास दे रखी है जिसमें इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, ये है आपकी अपर लिमिट, ओके। क्लास मार्क आपको दे रखा है, तो क्लास मार्क आपको कितना दे रखा है, 36। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्लियर होगा। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, ओके। अब लोअर लिमिट कितनी दे रखी है, 30, ये रख दी। अपर लिमिट है x/2, और सामने हमें क्लास मार्क है तो उसकी वैल्यू भी दे रखी है 36, ओके। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 36 टू हो गया 72, 30 प्लस एक्स, 30 इधर माइनस आएगा करके, तो माइनस करा हमने 72 में से 30 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 42, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान से करना है, ओके। नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. The probability that square of this number is less than or equal to 1 is, okay। हमारे पास नंबर है कुछ 3 माइनस का, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ओके। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो इनके नंबर का स्क्वायर होगा वो इक्वल टू और लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो इक्वल टू और लेस देन 1 की अगर बात करी जाए, 1 से कम या 1 के इक्वल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, प्लस 1 का 1 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 हो जाएगा, इधर भी 2 का 4 और 3 का 9। इतनी बात क्लियर है। अब हमें नंबर क्या चुनना था, या तो 1 हो, इक्वल बोला है तो 1 को तो चूज करेंगे, और 1 से छोटा 0 होता है, इधर भी 1, तो ये 3 नंबर हमारे आएंगे, बाकी तो बड़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमको बतानी थी, तो प्रोबेबिलिटी रहेगी, ऊपर आएगा फेवरेबल 3 नंबर्स और नीचे आएगा टोटल। तो क्वेश्चन में टोटल कितने नंबर दिए थे, 7, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/7, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ओके। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कह रहा है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर हमारे होते हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, ओके। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो 1 को तो हम कभी नहीं लेते, 1 जो होता है हमारा नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, तो उसको लेना नहीं है। स्टार्ट होता है 2 से। 2 देखिए एक इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है, बिकॉज 2 के फैक्टर होते हैं 2 एंड 1, बिकॉज 2 और 1 की टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। फिर आता है 3, ओके, फिर आता है 5, इस तरीके से। क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलते तो 2 ले लेते, बट ऑड बोल रहा है तो ये तो इवन था, तो ये है हमारा ऑड और स्मॉलेस्ट ऑड, ठीक है, प्राइम नंबर। तो 3 हमारा हो जाएगा पहला नंबर, एक नंबर हो गया 3। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर जो होते हैं हमारे वो 10 से लेकर 99 तक चलते हैं। स्मॉलेस्ट हो गया 10 और ग्रेटेस्ट हो गया 99, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 99 हो गया। हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा, यह हो जाएगा 11, 1 ज़ा, ओके। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9, 11 ज़ा 99, तो हमारा आंसर आ गया 99, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आपको पता होना चाहिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, if one root of quadratic equation x square minus 4x plus 3 equal to 0 is 1, then other root is, okay। तो यहाँ पर एक रूट दे रखा है, जैसे अल्फा बोल देते हैं हम, दे रखा है 1, हमें बताना है बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, हम उसको यूज कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 1, बीटा की वैल्यू नहीं पता,
अब बी कौन होता है, तो बी होता है हमारा ये बीच वाला टर्म एक्स के साथ जो होता है, तो ये हमारा -4 दिया है, बाहर से माइनस साइन होता ही है फॉर्मूले में, और ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो वो है 1, तो 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इधर जाके माइनस में जाएगा, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी 3, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी था, ठीक है। अच्छा, आपके पास सेकंड रिलेशन भी होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, उससे भी निकल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज अल्फा 1 दिया था, बीटा की वैल्यू चाहिए थी, सी की वैल्यू है 3 क्योंकि लास्ट वाला टर्म सी होता है, और ए की वैल्यू है 1, तब भी आप सॉल्व करते हो तो बीटा 3 तो आता। ओके, तो आप ध्यान से कर लेना इसे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ओके, दो ट्राइंगल्स जो होते हैं हमारे, उनकी सिमिलैरिटी के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं वो क्या क्या होते हैं, या तो साइड एंगल साइड आ जाए, ठीक है, दो साइड के बीच में एंगल आ जाए तो उसको साइड एंगल साइड बोलते हैं, या तो सारे एंगल आ जाए, एंगल एंगल एंगल, ठीक है, या सारी साइड्स आ जाए, साइड साइड साइड, बट आर एच एस यहाँ पे नहीं लगता है। ओके, तो आर एच एस की बात यहाँ पे बोला था नहीं लगता है, तो हमारा जो मेन आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका डी वाला, ठीक है, क्योंकि आर एच एस जो होता है वो सिमिलैरिटी में नहीं लगता, वो कॉन्ग्रुएंसी में लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी तो बोला नहीं था, तो आर एच एस की अगर बात आए तो वो कहाँ लगता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। ओके, सिमिलैरिटी में आर एच एस नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन sec रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो आपको ये एक्सप्रेशन बताना है किसका इक्वल होगा, तो देखिए हमें दिया गया था sec पावर में 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अगर हम कॉमन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं sec की पावर 2 थीटा, बिकॉज दोनों के पास कम से कम 2 तो है ही ना। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा, बिकॉज स्क्वायर और स्क्वायर मिलकर 4 बनाएगा, और आगे बचेगा 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा -1 आ गया। अब इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो हमारा sec के बीच में एक आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। ओके, बट sec स्क्वायर थीटा के साथ 1 है तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो जहाँ पे sec स्क्वायर थीटा दिख रहा है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से। ओके, और जहाँ sec स्क्वायर थीटा -1 दिख रहा है वहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा से, टेन स्क्वायर थीटा, कि मैंने दोनों वैल्यूज को नीचे आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा पहला टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर, और सेकंड टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो टेन की पावर 4 थीटा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आइडेंटिटी आपको लगा देंगे। नेक्स्ट, if length of an arc of circle subtending an angle theta at center is numerically equal to the area of sector formed by it, then radius of circle is। अब यहाँ पर आपसे क्या रखा है, देखिए आपको एक सर्कल है, मान लीजिए एक आर्क है, यहाँ पर कोई भी आर्क आपकी इस तरीके से हो गई ए बी, जो कि सेंटर के साथ थीटा का एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये पार्ट आपको पता ही है सेक्टर होता है, और जो ये ए से बी तक की वैल्यू है वो आपकी आर्क लेंथ हो गई। ओके, अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, जो आर्क लेंथ है और जो सेक्टर है वो दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो आर्क लेंथ न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब इक्वल है किसके, एरिया ऑफ सेक्टर के। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ओके, रेडियस सेम रहेगा बिकॉज सेम सर्कल की बात हो रखी है, और सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमारी कैंसिल हो गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो सामने बचा 2 और यहाँ बचा एक आर, तो रेडियस की वैल्यू बतानी थी, तो रेडियस कितना आ गया 2 यूनिट्स, तो ये आंसर हो गया, सिंपल सा, ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल बोला था तो दोनों के फॉर्मूले को इक्वल कर दिया। नेक्स्ट, 17th, there are 16 observations arranged in increasing order of their values in data, the median will be। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको जो ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं वो
एक ग्रुप के फॉर्म में नहीं दे रखी है, तो ये एक अनग्रुप डेटा है। ओके, तो आपने बेसिकली अनग्रुप डेटा ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, आपको बहुत सारे नंबर दिए होते थे, उसमें मीन मीडियन मॉड सॉल्व करने के लिए आता था। तो यहाँ मीडियन की बात कर रखी है, उससे पहले आप क्या करते हैं, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, तो मतलब ये नंबर ऐसे लिखे हैं 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन का मतलब 16 तक। अनग्रुप डेटा के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता था, ठीक है, वो दो तरीके से कैटेगराइज किया गया था। एक, अगर एन की वैल्यू इवन है तो, और एक अगर एन की वैल्यू ऑड है। अब ये एन क्या है, तो एन होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 दी है, और 16 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनता है मीडियन का, वो होता है हमारा एन बाई सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टू। ओके, तो एन की वैल्यू 16 है, तो 16 अपॉन टू, फिर 16 अपॉन टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन, और अपॉन में टू ना भूलें, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो टू को जब टू से तो आएगा 8, यहाँ पे भी 8। ओके, तो 8, एक तो एट्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 8 प्लस वन नाइन्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टू। अब इस टर्म को अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखिए लिखा है एवरेज ऑफ एट्थ एंड नाइन्थ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कैसे निकलता है, वो दोनों वैल्यूज का सम डिवाइड बाई टू। अगर दो वैल्यू है तो दो का ही आएगा डिवाइड में, ठीक। तो एवरेज वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर आ जाता ऑड, जैसे अगर 15 आ जाता, 15 एक ऑड नंबर, तब जो मीडियन का फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखेंगे, वो बनता है एन प्लस वन अपॉन सेकेंड तो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट आ जाता है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आपको बस ध्यान से करना है, पुराने जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा ध्यान रख लेना, बेसिक में अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर of radius capital R is equal to 16 times the volume of hemisphere of radius small r, then ratio R upon R, ठीक है। अब यहाँ क्या रखा है कि जो एक स्फेयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका वॉल्यूम इक्वल है 16 टाइम्स, मतलब 16 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, ओके, जिसका रेडियस है स्मॉल आर। ओके, हमको रेशियो बताना है, तो मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की अगर बात करें तो वो होता है आपका 4/3 पाई, आर कैपिटल लेंगे बिकॉज इसका कैपिटल है रेडियस, इक्वल टू 16 इंटू, यहाँ आपका हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू। ओके, कैंसिल कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल बिकॉज नीचे हैं दोनों डिनोमिनेटर में, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और टू भी वहाँ जाके इसको कट कर देगा तो 2 टाइम्स, ठीक है। और बाद में ये 2 भी डिवाइड में जाके इसको कट कर देगा 8। ओके, तो सामने बचता है आर क्यूब इक्वल टू 8r क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आर अपॉन आर का रेशियो चाहिए, तो हम आर के अपॉन में ले आते हैं स्मॉल आर को, और दोनों की पावर है 3। ओके, अब एक्सपोनेंट का रूल क्या होता है, अगर पावर कॉमन है तो आप क्या कर लेंगे, दोनों का होल पावर कर देंगे सेम। ओके, अब क्यूब इधर जाएगा तो बना देगा क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब है 3 का पेयर। अब 8 अगर हम देखें तो 8 के हमारे पेयर क्या बनेंगे, 2 × 2 × 2, और हमें 3 का पेयर चाहिए था, वो 2 का पेयर मिल चुका है, तो आर अपॉन आर बराबर आ जाएगा 2। ओके, और अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो 1, तो रेशियो आ चुका है 2:1। ऑप्शन हम देख लेंगे, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है, तो ये था आंसर। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखते हैं पहले असर्शन को। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स। यहाँ पर हमें डिस्टेंस बताई गई है एक्स एक्सिस से 3 यूनिट होगी, ठीक है। पॉइंट दे रखा है -3,5। ओके, एक बात ध्यान रखें, अगर आपको डिस्टेंस बोले एक्स एक्सिस से, अगर डिस्टेंस बोले तो वाई वाला पॉइंट देखा करिए, ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। और अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस से बोले तो एक्स वाला पॉइंट देखा करिए। अब इस क्वेश्चन में एक्स क्या है, ये वाई है ये, और हमसे बोली गई थी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो कौन सा पॉइंट देखेंगे, वाई वाला पॉइंट देखेंगे। वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 यूनिट होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पे दिया था 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, अब डायग्राम भी बनाएंगे ना, तो डायग्राम में ये बात क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है एक्स, ये होता है वाई। इधर देखिए माइनस में है वैल्यूज एक्स की -3 तक, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है 1 2 3 4, मान लीजिए 5,
तो यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, ये पॉइंट हो गया -3,5। हमसे बोला था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। तो देखिए एक्स एक्सिस ये है, इससे ऊपर की तरफ जाइए, तो ऊपर की तरफ एक्चुअल में 3 नहीं जा रहा है, 5 यूनिट जा रहा है, बिकॉज वाई की वैल्यू ऊपर जा रही है। ऊपर कौन सी वैल्यू जा रही है? वाई। और ऊपर तो वाई 5 तक गया ना, तो ये बात आप डायरेक्टली करेंगे वहाँ पे पेपर में। एमसीक्यू में आता है ये, डायरेक्ट बताना है, ठीक है। डायग्राम बना के भी चेक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। यही अगर वाई एक्सिस से पूछता तो एक्स की वैल्यू देखते हैं, तो एक्स की वैल्यू है 3 माइनस में, तो डिस्टेंस माइनस में नहीं बोलते हैं, तो ये 3 यूनिट्स आ जाती है, ठीक है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इसका रीजन देखते हैं। तो ये असर्शन तो गलत हो गया, रीजन पे आते हैं। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट गिव्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हमसे क्या रखा है, जो एब्सिसा है किसी भी पॉइंट की, वो डिस्टेंस देता है किससे? वाई एक्सिस से। अब एब्सिसा क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे पॉइंट है -3,5, तो जो एक्स वाला पार्ट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एब्सिसा आपने पढ़ रखा है। और वाई वाले को तो ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो एब्सिसा है जो एक्स है, ठीक है, वो पॉइंट क्या करता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस देता है। तो वाई एक्सिस से कौन पॉइंट देता है डिस्टेंस? एक्स। एक्स ही क्या है? एब्सिसा तो है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और अगर पहला गलत निकल गया तो दूसरा तो सही निकलेगा ही निकलेगा। कोई ऐसा ऑप्शन तो होता नहीं है जिसमें पहला गलत हो गया दूसरा भी गलत हो जाए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी वाला, जिसमें हमें पहला असर्शन गलत और रीजन सही। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। बस इस कॉन्सेप्ट के साथ चलिए। एक्स के अकॉर्डिंग अगर बोलेगा, एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू देखेंगे, वाई एक्सिस के लिए कहेगा तो एक्स की वैल्यू। 20 असर्शन। 2 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो बिल्कुल सही है, 2 एक हमारा रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। इसको ऐड कर नहीं पाओगे आप, तो आगे भी आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा इसका, अगर हम देखें तो, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द सम ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। तो एक नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, यही ऑप्शन ले लेते हैं 2। एक नॉन जीरो नंबर है और एक इरेशनल नंबर जो कि √2 है। इनको अगर ऐड किया जाए तो हमेशा फाइनल में आपको एक इरेशनल ही मिलेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऊपर वाले को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे भी हम ऐसे एमसीक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।